अरे कविता उठ जा, सुबह के 5 बज गए हैं, जल्दी कुएं से पानी लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। कविता बिना कोई सवाल किए उठ गई और अंधेरे में ही पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की गलियां अभी सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था और कविता अपने हाथों में मटकी लेकर धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी पानी लेने क्यों आ गई? अभी तो चारों ओर अंधेरा है। काकी, वो घर में पानी नहीं है। अच्छा ठीक है बेटी, ले जा पानी। बेचारी, जब से इसकी माँ मरी है, इसकी सौतेली माँ ने तो इसका जीना हराम कर दिया है। ना जाने कब तक ये बेचारी ऐसे ही दुख सहती रहेगी। कविता पानी लेकर जैसे ही अपने घर पहुंची, उसकी सौतेली माँ आंगन में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अरे कविता, कहाँ मर गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? अभी मेरी बेटी उठेगी, उसे गर्म पानी चाहिए। जाकर पानी गर्म कर और उसके लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। कविता तुरंत रसोई में चली गई और काम में लग गई। रघु यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन वह मजबूर था। अपनी पत्नी के सामने वह कुछ नहीं कह पाता था। माँ, जल्दी से मेरे लिए पानी मंगवा दीजिए। अरे बेटी, तू जाग गई? रुक, मैं अभी तेरे लिए पानी मंगवा देती हूँ। अरे कविता, ओ कविता, कहाँ मर गई? अरे कलमुही, मेरी बेटी कब से पानी मांग रही है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बस माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता जल्दी से गर्म पानी लेकर रिया के पास पहुंची। लो रिया, पानी पी लो। अरे ये क्या माँ, पानी बहुत गर्म है, मेरा तो मुंह ही जल गया। अरे करम जली, इतना गर्म पानी लाई है, क्या मेरी बेटी को जलाना चाहती है तू? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अभी दूसरा पानी लेकर आती हूँ। रिया भी अपनी माँ की तरह ही कविता पर जुल्म करने में पीछे नहीं हटती थी। वह अपनी माँ की हर बात में उसका साथ देती थी। कविता घर में सबसे ज्यादा काम करती थी, फिर भी उसे हमेशा डांट और अपमान ही मिलता था। कविता, ओ कविता, बेटी ला, मेरा खाना दे दे, मुझे काम पर जाना है। कविता तुरंत रसोई की ओर गई और अपने पिता के लिए खाना लेकर आई। लो पिताजी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए सौतेली माँ नहीं बल्कि आफत लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझसे प्यार से बात कर लेते हैं, मेरे लिए यही काफी है। कविता की बात सुनकर रघु की आंखों में आंसू आने लगे। रघु ने चुपचाप अपना खाना उठाया और अपने काम पर चला गया। कविता का दिन सुबह के घर के कामों से शुरू होता और रात तक काम करते करते ही खत्म हो जाता। उसे आराम करने का समय नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक वह घर के काम करती और अपनी छोटी बहन रिया की सेवा करती, अपनी सौतेली माँ के ताने सुनती रहती। कविता की जिंदगी में हर दिन एक जैसा था। अरे रघु, अपनी कविता बेटी कितने साल की हो गई? अरे काका, अपनी कविता बेटी पूरे 18 साल की हो गई है। अरे बेटा, तो उसकी शादी करनी है या नहीं? हाँ काका, शादी तो करेंगे ही ना। मेरी नज़र में एक लड़का है, तुम कहो तो बात करूं। हाँ काका, बात कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता बेटी बहुत खुश रहे, उसने बहुत दुख झेले हैं। अरे हाँ रघु, ऐसा ही रिश्ता है, मैं कल उन्हें तेरे घर भेज दूंगा। अच्छा काका, आप उन्हें भेज देना। अगले दिन कविता को देखने लड़के वाले रघु के घर आए। अरे जी, ये लोग कौन है? अरे सीमा, ये लड़के वाले हैं, ये अपनी कविता को देखने आए हैं। अच्छा, तो लड़का क्या काम करता है? लड़का इंजीनियर है और उसके यहाँ काफी जमीन जायदाद है। हमारी बेटी राज करेगी। रघु की बात सुनते ही सीमा के तन बदन में आग लग गई। अरे जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो कविता छोटी है, उसके खेलने और पढ़ने के दिन है।
मैं उसे इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बांध सकती। आप लोग जाइए। सीमा की बात सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले गए। रघु चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा और वहीं सीमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अरे सीमा, इतना अच्छा रिश्ता था, तुमने मना क्यों कर दिया? अरे जी, लड़कों की क्या कमी है? शहर के सारे लड़के मर गए हैं क्या? कविता घर के थोड़े बहुत काम क्या कर लेती है? आप तो उसकी इतनी जल्दी शादी करने लगे। क्या चाहते हैं आप? बेचारी रिया इतनी कम उम्र में घर के काम करें। कैसे पिता हैं आप? सीमा, तुम ठीक कहती हो। मैं बाप तो हूँ, लेकिन बेबस हूँ, जो अपनी बेटी के हक के लिए भी नहीं लड़ सकता। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन सीमा का अत्याचार कम नहीं हुआ। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और बाहर बहुत तेज धूप थी। माँ देखिए ना, इतनी धूप हो रही है और मेरी चप्पल भी टूट गई है। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अरे मेरी रानी बिटिया, तू चिंता क्यों करती है? घर में जब नौकरानी है तो तुझे जाने की क्या जरूरत है? कविता, ओ कविता, इधर आ। कविता घबराई हुई रसोई से बाहर आई। कविता, मेरी बेटी की चप्पल टूट गई है, उसके लिए बाहर से नई चप्पल लेकर आ। माँ, मेरी भी चप्पल टूट गई है। मैं बिना चप्पल के बाहर कैसे जाऊंगी? मेरे पैर जल जाएंगे। अरे पैर ही तो जलेंगे, मर थोड़ी ना जाएगी तू। जाती है या डंडा उठाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं अभी जाती हूँ। कविता के पास अपनी माँ की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह बिना चप्पल पहने ही तेज धूप में बाजार की ओर चल पड़ी। सड़क इतनी गर्म थी कि उसके पैर जल रहे थे। कुछ देर बाद वह बाजार पहुंची और रिया के लिए नई चप्पल खरीदकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। अरे बेटी, इतनी तेज धूप है और तू बिना चप्पल के कहाँ गई थी? पिताजी, मैं रिया के लिए नई चप्पल लेने गई थी। अगर नहीं जाती तो माँ मुझे मारती। रुक, आज तो सीमा ने हद ही कर दी। उन माँ बेटी को तो मैं देखता हूँ। रहने दीजिए ना पिताजी, आपको मेरी कसम, मेरी बहन और माँ से कुछ मत कहना, वरना माँ मुझे बहुत मारेंगी। रघु अपनी बेटी की बात सुनकर रुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गई। बेटी, ये सारी गलती मेरी है। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन ये डायन मेरे घर पे आई थी। पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब तो मेरे भाग्य में लिखा है। चलिए अब घर चलते हैं। रघु अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। उस रात कविता अपने पलंग पर बैठी थी। दिन भर धूप में चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वह अपने पैरों को पकड़कर चुपचाप रो रही थी। तभी रघु उसके पास आया। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे लिए खुशी की जगह गम ले आया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर दर्द सह लूंगी। चल बेटी, मैं तेरे पैरों में दवा लगा देता हूँ, तू आराम कर। रघु ने कविता के पैरों में दवा लगा दी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि कविता पूरी रात सोई नहीं। वह रात भर अपने पैरों को पकड़कर रोती रही और अपनी माँ को याद करती रही। अरे कविता, कब तक सोती रहेगी? जल्दी जा और पानी लेकर आ। घर में जरा भी पानी नहीं है। माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं चल भी नहीं सकती। अरे बहाने बनाना बंद कर। जाती है ये तुझे मार कर भेजना पड़ेगा। अरे तुम माँ हो या जल्लाद? उसके पैरों में चोट लगी है। रिया भी तो पानी लेने जा सकती है, या तुम ही ले आओ। आप तो यही चाहते हैं ना, मैं और मेरी बेटी काम करे और ये महारानी यहाँ पर आराम करे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। लाओ, मैं लेकर आता हूँ पानी। इतना कहकर रघु खुद पानी लेने चला गया। रघु के जाते ही सीमा का गुस्सा कविता पर और बढ़ गया। वह पूरे दिन उसे कोसती रही। बेचारी कविता चुपचाप सब सुनती रही। अरे करमजली, मर क्यों नहीं जाती? कब तक हमारे ऊपर बोझ बनी रहेगी?
इसे तो शर्म भी नहीं आती कि कहीं जाकर मर जाए। चलिए माँ, इससे कहना तो बेकार है, ये तो बेशर्म हो गई है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। मेरी वजह से पिताजी को कितना सुनना पड़ता है। अपनी माँ को याद करते करते कविता बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन सीमा की बहन माया उसके घर आई हुई थी। अरे माया, बता कैसे आना हुआ? अरे बहन, मैं कविता के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन लड़का बहुत गरीब है। हाँ हाँ माया, बताओ, मैं कविता की शादी कर दूंगी। वैसे लड़का क्या काम करता है? लड़का किसान है और रोज खेतों में काम करके ही खाना खा पाता है, लेकिन लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा है। अरे मुझे तो मंजूर है, तू कल उन्हें हमारे घर भेज देना। चल ठीक है बहन, अब चलती हूँ मैं। कुछ देर बाद माया अपने घर चली गई और उसी समय रघु वापस अपने घर आ गया। अरे जी सुनिए, कल हमारी कविता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन सीमा, तुम तो शादी करने के लिए मना कर रही थी। हाँ जी, मना तो कर रही थी, लेकिन हमें हमारी बेटी की भी तो शादी करनी है। कब तक इसके बारे में ही सोचेंगे। अगले दिन कविता को देखने के लिए लड़के वाले घर आ जाते हैं। अरे आइए आइए बहन जी, बैठिए ना। अरे सीमा, लड़का तो देखने में बहुत साधारण है। अरे जी चुप हो जाइए, कितना अच्छा लड़का है। आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटी के लिए कोई राजकुमार आएगा? लेकिन सीमा, इसका घर तो देख लेते कैसा है। अरे सब शादी के बाद देख लेना, हमारी दूसरी बेटी भी है, हमें उसके बारे में भी सोचना है। अरे भाई साहब, हमें तो लड़का बहुत पसंद है, आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। ठीक है बहन जी, हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद है। अच्छे से मुहूर्त में इनकी शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद सीमा ने जबरदस्ती कविता की शादी करवा दी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तू अपना ख्याल रखना बेटी। कोई बात नहीं पिताजी, आपने मेरे लिए जो किया वो बहुत था। मुझे हमेशा आपकी याद आएगी। कविता रोती हुई सीमा के पास गई। माँ, आप मुझे एक बार भी गले नहीं लगाओगी क्या? अरे अरे ठीक है, चल कविता, बहुत देर हो रही है। सीमा ने कविता को गले नहीं लगाया और इस तरह उसने कविता को विदा कर दिया। कविता अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कविता की शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। अरे आओ बेटी कविता, इस छोटे से मकान में तुम्हारा स्वागत है। नहीं माँ जी, घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। कविता की बातें सुनकर उसकी सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चल बेटी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, तू खाना खा के आराम कर ले। अगली सुबह कविता सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। नई दुल्हन होने के बाद भी उसने सारे घर की सफाई कर ली और बाकी के कामों में भी लग गई। अरे बेटी कविता, ये तो क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, गाय को खाना खिला रही हूँ। अरे बेटी, अभी तो तू नई दुल्हन है, अभी आराम कर, बाद में तो सब काम तुझे ही करने हैं। नहीं नहीं माँ जी, मुझे बचपन से ही काम करने की आदत है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। कविता धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी। वह घर का काम करती और अपनी सास की सेवा करती। अरे माँ, जब से कविता घर आई है हमें बहुत मुनाफा होने लगा है। पहले तो हम सिर्फ 2 वक्त का खाना खा पाते थे, लेकिन अब तो पैसे बच भी जाते हैं। अरे बेटा, वो तो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है।
चल बहू, तू भी आराम कर ले, कब तक मेरे पैर दबाती रहेगी। ठीक है माँ जी, मैं बस अभी जाती हूँ। कविता अपने ससुराल में बहुत प्यार से रहने लगी। घर के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं दूसरी ओर सीमा ने अपनी बेटी रिया की शादी जमींदार के बेटे विक्रम से करवा दी। अरे बहू, मायके से क्या क्या लाई हो? माँ आप भी क्या पूछ रही हैं? इस भिखारी के माँ बाप क्या ये देंगे? हमारे साथ तो धोखा हुआ है, कुछ मिला भी नहीं और ये गवार हमारे घर आ गई। यह सुनकर रिया का पहली बार इतना बड़ा अपमान हुआ था। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन रिया अभी भी सो ही रही थी। तभी उसकी सास गुस्से में उसके कमरे में आई। अरे महारानी उठ जा, सुबह के 6 बज गए हैं, मेरे बेटे को काम पर भी जाना है, अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या माँ जी, खाना मुझे बनाना पड़ेगा? तू नहीं बनाएगी तो क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? जा चुपचाप जाकर खाना बना। रिया चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। माँ इधर आइए, देखिए इस गवार ने सारी रोटियां जला दी हैं। मैं काम पर क्या ये रोटियां लेकर जाऊंगा? अरे करमचली, ये क्या किया तूने? मेरा बेटा अब क्या लेकर जाएगा? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इतनी बड़ी हो गई है और खाना बनाना नहीं आता, अब क्या बुढ़ापे में सीखेगी? उस दिन के बाद से रिया के ससुराल वाले उसे दिन रात परेशान करने लगे। उसकी सास उसे हर छोटी छोटी बातों पर ताने देती रहती। माँ मेरा आज 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अरे बेटा, जब से ये मनहूस इस घर में आई है, कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। तू चिंता मत कर, अब यही इस नुकसान की भरपाई करेगी। अरे रिया, अपने बाप से बोल 10 लाख रुपए का इंतजाम करें। माँ जी, मेरे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उन्होंने तो मेरी शादी के लिए पहले से ही कर्ज ले रखा है। तो इसमें हम क्या करें? इतने पैसे नहीं थे तो अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करते ना। इतने पैसे वाले घर में शादी करने की क्या जरूरत थी? देखिए ना जी, माँ क्या कह रही है। माँ सही तो कह रही हैं, मेरे घर से निकल जा। जब तक पैसे लेकर नहीं आएगी तब तक अपना चेहरा भी मत दिखाना। इतना कहकर विक्रम ने रिया को घर से बाहर निकाल दिया। रिया फूट फूट कर रोती हुई अपने मायके पहुंची। माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। जब तक मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगी तब तक वो मुझे घर नहीं आने देंगे। क्या उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए? बेटा, इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? लो सीमा, अब कर लो इतने अमीर घर में शादी। मैं कहता था ना कि अपनी हैसियत के हिसाब से रिश्ता देखो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सीमा, भगवान ने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। याद करो वो दिन जब तुमने बिन माँ की बच्ची को कितना सताया था। शायद आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। अरे जी, आप चुप हो जाइए, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, शायद वो लोग मान जाएं। इसके बाद सीमा अपनी बेटी रिया को लेकर उसके ससुराल पहुंची। बहन जी, मेरी बेटी से जो गलती हो गई है उसे माफ कर दीजिए। इसे इस घर में रहने दीजिए। हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ऐसा है बहन जी, आपको रिश्ता अपनी औकात के हिसाब से करना चाहिए। इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी क्यों की? अब आप दोनों यहाँ से चली जाइए। जब तक पैसे लेकर नहीं आएंगी तब तक अपना चेहरा मत दिखाना। दोनों रास्ते में चुपचाप चले जा रही थी। रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सामने से कविता आती हुई दिखाई दी। अरे माँ, आप दोनों कहाँ जा रही हो? और रिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ बताइए ना, क्या हुआ है? बेटी,
रिया के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। माँ, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनमें जरा भी इंसानियत नहीं? जिस माँ बाप ने अपनी बेटी उन्हें सौंप दी हो, फिर भी उन्हें पैसे चाहिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। रिया के मुंह से पहली बार दीदी सुनकर कविता की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ सोचे रिया को अपने गले लगा लिया। बहन, अब मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ। चल मेरे घर चल, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी और कविता उसे अपने साथ अपने घर ले गई। ले बहन, अब बस कर। उन लोगों के लिए तू अपने आंसू क्यों बहा रही है जिन्हें तेरी कोई कद्र नहीं? दीदी, मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आप मेरा साथ दे रही हो। बहन, तू माफी क्यों मांग रही है? चल पहले खाना खा ले, फिर हम दोनों कल तेरे लिए कोई काम ढूंढ लेंगे। अगले दिन कविता अपनी बहन रिया को साथ लेकर उसके लिए काम की तलाश में निकल पड़ी। दोनों कई जगह गई, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिर में वो गांव के एक स्कूल पहुँचे। सर, मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है। अगर आपके स्कूल में किसी मैडम की जरूरत हो तो मेरी बहन को रख लीजिए। हाँ, हमारे यहाँ एक अध्यापिका की जरूरत है। आप कल से स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा सकती हैं। अगले ही दिन से रिया स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वह पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती। दीदी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपकी मेहनत से मेरा जीवन बदल गया। अरे पगली, ये सब तो तेरी मेहनत का फल है, इसमें मैंने क्या किया? कविता बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितने अत्याचार किए, लेकिन तूने बदले में मेरी बेटी की मदद की और उसे एक काबिल इंसान बना दिया। यह कहते कहते सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। कविता बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, आज मुझे आपने अपनी बेटी मान लिया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है।